हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की ये वीडियो बनाने का मोटिव बस ये है कि मैंने 3 साल पहले सीएसएफ ज्वाइन की थी। उसके बाद मैंने अभी 2 महीने पहले ही वहाँ पे रिज़ाइन दे दिया। तो क्या रीज़न्स थे, मैंने क्यों सीएसएफ छोड़ी, जो कि बहुत सारे एसएससी एस्पिरेंट्स की ड्रीम जॉब होती है। तो मैं 3 साल रहा वहाँ पे। बहुत सारी सिचुएशंस है, बाहर से हमें लगता है कि जॉब ऐसी होगी, सब इंस्पेक्टर की जॉब है, बहुत पावरफुल जॉब है, वर्दी रिस्पेक्ट और वो सब होंगे, 2 स्टार होंगे। लेकिन अंदर जाने के बाद कुछ और ही है सिचुएशन। वहाँ का सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैंने वहाँ पे क्या क्या फेस किया। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ नेगेटिव है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। मैं बिल्कुल आपको फैक्ट्स बताऊंगा, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है, फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत शॉर्ट में टू द पॉइंट बात करूँगा। 3 साल पहले 2022 में मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था सीएसएफ सब इंस्पेक्टर का। और उस टाइम पे मेरा एक दो जगह पे और सिलेक्शन हुआ था। हरियाणा में क्लर्क में मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट मुझे ये था कि यार क्लर्क क्यों बनेंगे जब सब इंस्पेक्टर की जॉब मिल रही है सामने से। तो मैंने सब इंस्पेक्टर की जॉब चूज़ की, जो कोई भी एस्पिरेंट करता। तो जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया मैं बहुत खुश था। मेरे पेरेंट्स, अड़ोसी पड़ोसी, नेबर्स, सारे मेरे कज़न्स, भाई बहन, रिलेटिव्स, सबके फ़ोन आ रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा। मतलब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, उस लेवल की रिस्पेक्ट मिल रही थी मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैंने सच में बहुत कुछ नेक्स्ट लेवल ही अचीव कर लिया है। वो मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि वो है अचीवमेंट, क्योंकि अब इतने लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं, हर साल एग्ज़ाम होते हैं और वैकेंसीज आती हैं 1000, 2000, 3000, 4000, सीजीएल में 7-8 हज़ार। तो ये कि हाँ, अचीव किया मैंने और मैं बहुत खुश भी था उससे। तो मुझे ये था कि यार अब तो मैं सब इंस्पेक्टर बन गया हूँ, एक डिसेंट जॉब है, सीआईएसएफ की फैमिली लाइफ है, सुना है बहुत अच्छी जॉब है, मेट्रो सिटीज़ में ही होगी जॉब, एयरपोर्ट मेट्रोज में या फिर किसी पीएसयू में ही ड्यूटी होगी, तो नॉर्मल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो जॉब मिल गई, तो मैंने भी वही सोचा कि यार बहुत अच्छी जॉब है। अपनी सारी बुक्स सारे फ्रेंड्स को लाइब्रेरी में बांट के आ गया कि भाई अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मेरी हो गई पढ़ाई ख़त्म, मेरे को मिल गई जॉब। फिर मैं गया हैदराबाद ट्रेनिंग में। 1 साल की ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग भी नॉर्मल निकल गई, इतना कुछ मतलब टफ नहीं थी ट्रेनिंग। और प्लस पढ़ने का भी टाइम वहाँ पे काफ़ी मिलता है, ऐसा नहीं है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ते भी हैं बहुत। तो हमारे ट्रेनिंग में 650 के अराउंड आए थे टोटल सिलेक्शन लेके, जिसमें से 100 से 150 तक सिविल जॉब में चले गए थे बीच में ट्रेनिंग छोड़ के। किसी का सीजीएल में हो गया, किसी का अपनी स्टेट में किसी और में हो गया, सबका कहीं कहीं सिलेक्शन हो गया, वो चले गए। तो ट्रेनिंग में जब गए थे तब लग रहा था कि यार बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन जब वहाँ पहुँचे, ग्राउंड रियलिटी देखी, तो पता चला कि जो दिखता है वो रियल में वैसा है, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी बातें सुनी, हम सोच रहे थे यार सब इंस्पेक्टर की जॉब है, बहुत पावरफुल होगी, लेकिन सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर और जो स्टेट में सब इंस्पेक्टर होते हैं उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे पास कुछ भी पावर नहीं होती, हमें एक एरिया वाइटल इंस्टॉलेशन कुछ भी दे देंगे, एक इम्पॉर्टेंट कि आपको इसकी सिक्योरिटी करनी है, हम बस उसकी सिक्योरिटी करते हैं। उसके दायरे में, चार दीवारी के अंदर जो हमारे नीचे हैं, कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, एएसआई, उनके ऊपर हमारी अथॉरिटी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सिविल पुलिस में क्या है, उनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, तो वो तो अलग ही, मतलब कुछ मैच ही नहीं है। जो काफ़ी एस्पिरेंट्स को लगता है नहीं यार वो दो भी सब इंस्पेक्टर है, वो भी सब इंस्पेक्टर है और लेवल 6 की जॉब है तो इक्वली होगा सब, लेकिन बहुत फ़र्क है। सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ के ऐसे ऐसे भी हैं जो अपनी स्टेट में कांस्टेबल की जॉब पे जाते हैं, ट्रेनिंग के बाद 3-3, 4-4 लाख रुपए भर के जाते हैं फाइन, जो ट्रेनिंग कॉस्ट है सीआईएसएफ की, 3-4 लाख रुपए भरते हैं, फिर सीआईएसएफ छोड़ते हैं, फिर अपनी स्टेट में कांस्टेबल की पोस्ट ज्वाइन करते हैं। तो कुछ तो होगा कि वो क्यों छोड़ रहे हैं सीआईएसएफ। तो 1 साल की ट्रेनिंग थी, वो मेरी कंप्लीट हुई। उसके बाद पहली पोस्टिंग मुझे मिली गुजरात में।
सबसे पहली जो सबसे मेन दिक्कत है वो शायद सीआईएसएफ में नहीं, हर पैरामिलिट्री है, हर फोर्स में ही है, वो है छुट्टी मिलना। लीव एक इतना बड़ा इशू है फोर्सेस में कि टाइम पे तो लीव मिलेगी ही नहीं आपको, ये फैक्ट है। और लीव के लिए झूठ बोलना ये बिल्कुल एक आम बात है। मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे को वहाँ जाना है, ये काम है, ये एनिवर्सरी है, ये बर्थडे है, मेरी शादी है, मेरी एंगेजमेंट है, इन हर चीज़ के लिए बस क्योंकि लीव मिलती नहीं है नॉर्मली। प्रोसेस लीव का ये है, लीव अप्लाई करो कंपनी कमांडर को, कंपनी कमांडर मिलने के लिए बुलाएगा, उन्हें पूरा एक्सप्लेन करो कि सर मेरे को यहाँ इस दिन छुट्टी जाना है, इतने तारीख से इतने तारीख तक जाना है, फिर क्या काम है, क्यों है, फिर वो बोलेंगे हाँ भाई ये काम है, तो फिर ये काम कैसे आया, कौन करेगा, कब तक आओगे, टिकट हो गई है नहीं हुई है, कैसे जाओगे, कैसे आओगे, पूरा मतलब पर्सनल लाइफ में घुस जाएंगे। अगर कोई बंदा सपोज एक सिचुएशन है गया कि सर मेरे को छुट्टी जाना है, ऐसे ऐसे मेरी एंगेजमेंट है, तो वो ये सब फालतू के सवाल भी पूछते हैं कि एंगेजमेंट है, कार्ड्स छप गए हैं, लड़की क्या करती है, शादी कब है, अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, मतलब ऐसे सवाल जो बिल्कुल इरिलेवेंट है। उसके बाद कंपनी कमांडर जीओस को फॉरवर्ड करेगा, असिस्टेंट कमांडेंट डीसी को या फिर जो भी यूनिट कमांडर है उनको, फिर उनके पास अलग से जाओ पेशी और फिर उनको पूरा फिर से एक्सप्लेन करो। मतलब नॉर्मल इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार मैं अपनी छुट्टी ले रहा हूँ, गवर्नमेंट ने मुझे 15 ईएल दी है, 15 सीएल दी है, मैं उनको अपने हिसाब से काटूं तो मैं कभी भी वो ले सकता हूँ। उसके लिए मुझे किसी भी थर्ड पर्सन को इतनी डिटेल में अपनी पर्सनल लाइफ क्यों बतानी है कि सर मुझे ये काम है, ये काम है, ये काम है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद भी ये नहीं कि आपकी छुट्टी हो जाएगी, वो मना कर देते हैं कि अभी ये होने वाला है, अभी ये इंस्पेक्शन है, अभी ये आने वाले हैं यूनिट में, इसकी विजिट है, अभी ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है, आप बाद में लेना छुट्टी, अप्लाई लेटर। ये तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है जो छुट्टी रिजेक्ट हो जाती है और उसमें लिख देते हैं प्लीज अप्लाई लेटर। तो यूनिट में गया मैं, नॉर्मल वही था कि मेरे को छुट्टी मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे यूनिट कमांडर बहुत अच्छे थे। मतलब जब जब मुझे छुट्टी की ज़रूरत थी उन्होंने मुझे हर बार छुट्टी छोड़ा, और शायद इसी की वजह से मैं सीआईएसएफ से निकल पाया। एक दूसरी जॉब के लिए मैंने साथ साथ तैयारी की, सिविल जॉब भी ली मैंने, उस पर हम बाद में आएंगे। अभी मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने सीआईएसएफ की जॉब छोड़ दी और अब मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, मैंने तैयारी की वहाँ पे, दिन रात जॉब के साथ साथ पढ़ाई की, एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया और सीपीडब्ल्यूडी में मैंने जॉब ली और तब मैंने वहाँ पे रिज़ाइन डाला और यहाँ पे ज्वाइन किया। वो तो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल अभी सीएसएफ छोड़ने के रीज़न क्या है, क्योंकि अगर मैं सेम सैलरी इस जॉब की छोड़ के दूसरी जॉब में जा रहा हूँ, उसमें भी मुझे सेम सैलरी मिल रही है, हालांकि जिसमें अभी मैं हूँ उसमें मुझे सीआईएसएफ से 5000 कम मिल रहे हैं, तो मैं 5000 कम लेके भी मैंने क्यों किया स्विच। तो एक तो लीव कभी मिलती ही नहीं है, और नॉर्मल जो बंदा फोर्स में नहीं है उसको लगेगा यार कि क्या हो गया, लीव नहीं मिल रही, तो बहुत छोटी बात है। लेकिन जिसको लीव नहीं मिलती या जो ऑलरेडी फोर्स में है, चाहे बीएसएफ में हो, सीआरपीएफ में हो, वो रिलेट कर सकते हैं कि लीव मिलना कितना ज़रूरी है। घर में फैमिली फंक्शन है, कुछ भी है, बच्चों का एडमिशन करवाना है, माँ बाप की तबीयत खराब हो गई, ऑपरेशन करवाना है, वाइफ का कोई काम है, या चलो किसी कोई एक्सपायर हो गया अड़ोस पड़ोस में, रिलेटिव्स में, दिवाली है, होली है, नॉर्मल इंसान है, तो हम भी चाहेंगे कि भाई अपनी फैमिली के साथ जाके त्यौहार मनाएं। लेकिन उस टाइम पे छुट्टी मिलेगी ही नहीं आपको छुट्टी मिलेगी तब जब आपको ज़रूरत ही नहीं होगी छुट्टी की, कि अब आप जा सकते हो। एक तो लीव जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और दूसरा वर्किंग आवर्स। सीआईएसएफ, बाकी फोर्सेस का मुझे नहीं पता कि क्या वर्किंग आवर्स होते हैं, पर सीआईएसएफ में क्या है कि कभी दिन में ड्यूटी, कभी रात में ड्यूटी, वो चेंज होते रहते हैं। कभी दिन में ड्यूटी कर रहा है बंदा, शाम को आके सो रहा है, सुबह 4 बजे उठ के जा रहा है, फिर कभी रात में ड्यूटी कर रहा है, वो फिर दिन में आके सो रहा है।
खाना खाने का कोई फिक्स वो नहीं है टाइम। प्लस पर्सनल लाइफ तो भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, 24 घंटे में से आप 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, उसके अलावा जो है 16 घंटे उसमें भी आपको एंगेज रखेंगे। सपोज आपकी अगर नाइट ड्यूटी है तो आपको दिन में बुलाएंगे, किसी ना किसी फॉलन हो गया, दरबार हो गया, या कुछ भी किसी के भी नाम पे जो भी प्रोग्राम होते रहते हैं बीच बीच में, इनको रेजिमेंटल प्रोग्राम बोलते हैं, उसमें आओ। मतलब रात को आप ड्यूटी करो, दिन में आप उसमें आओ। फैमिली को टाइम देना वो जरूरी नहीं है। आपकी ड्यूटी शाम को है तो सुबह आपको पीटी में आना है, सुबह की ड्यूटी है तो शाम को फॉलन में आना है, दोपहर में ड्यूटी है तो अलग से कभी नाइट चेकिंग कभी कुछ, मतलब पूरा आपका जो 24 घंटे हैं उसमें आपको इतना एंगेज रखेंगे कि आपको अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, माँ बाप के लिए, वाइफ के लिए, किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं। आपको सिर्फ इतना टाइम मिलेगा पर्सनल कि आप जाके सो जाओ और घर का जो भी राशन पानी है वो सब जो दुकान से जाओ लेके आओ। जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हर इंसान चाहता है कि भाई कभी वीकेंड पे मैं अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कहीं बाहर डिनर करने जाऊं, मूवी देखने जाऊं, तो वो चीज़ तो मतलब सीआईएसएफ में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि अगर आज कोई बंदा चाहता है कि भाई आज मैं पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताऊंगा, मैं उनको कहीं मंदिर में या कहीं ऐसे घूमने लेके जाऊंगा या मूवी देखने जाएंगे, हम फिर लंच करेंगे, उसको प्रॉपर उसके लिए एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी अपने कंपनी कमांडर को, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, आउट पास भरना पड़ेगा, फिर उसमें यह भी बताना पड़ेगा कि आप अपनी यूनिट से कितने किलोमीटर दूर जा रहे हो। आउट पास भर दिया आपने, आप 15-20 किलोमीटर ऐसे कुछ होता है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, उससे ज्यादा नहीं जा सकते हो, उससे ज्यादा गए तो आपको लीव भरनी पड़ेगी। तो ये काफी चीजें हैं जो मतलब बंदे को बांध के रखती है। तो इन सब चीजों के बीच में फैमिली टाइम तो आप भूल जाओ, मतलब बहुत कम चांस है। फैमिली टाइम मिलता है सीआईएसएफ में, ऐसा नहीं है नहीं मिलता, लेकिन किसको मिलता है? सीआईएसएफ में भी ड्यूटी 2 टाइप की है फिर, एक है शिफ्ट ड्यूटी, एक है जनरल शिफ्ट। शिफ्ट ड्यूटी में क्या है कि आपको ए बी सी 8-8 घंटे की शिफ्ट में चलते रहोगे, उसके अलावा रेजिमेंटल प्रोग्राम करते रहोगे अटेंड। फैमिली टाइम बहुत कम है। प्लस आपको फिर संडे को छुट्टी मिले ना मिले वो भी गारंटी नहीं है कि वीक में, सिर्फ ऑन रिकॉर्ड तो है कि आपको हर वेडनेसडे को आपका वीकली ऑफ है या हर संडे को वीकली ऑफ है, लेकिन वो मिलता नहीं है क्योंकि यूनिट में कभी इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होती। डबल 12-12 घंटे, मतलब अभी जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ था तो यूनिट से स्ट्रेंथ कम हो गई थी, 12-12 घंटे चल रही थी ड्यूटी। जम्मू इलेक्शंस में या फिर कहीं भी इलेक्शंस में जाती है पार्टी, कहीं और टेम्परेरी ड्यूटी जाती है, यूनिट से स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लेकिन अभी यूनिट में स्ट्रेंथ कम हो गई अगर आपके, लेकिन ड्यूटी तो करनी है फिर भी, तो 8-8 घंटे के बदले 12-12 घंटे ड्यूटी लग जाती है और 12 घंटे आना जाना रेडी होना मिला के 14 घंटे ड्यूटी पड़ती है। तो फैमिली टाइम तो बहुत कम है। उसके बाद दूसरा है जनरल शिफ्ट। जनरल शिफ्ट का सही है। जनरल शिफ्ट का क्या है कि उनकी कभी नाइट ड्यूटी नहीं लगती। जनरल शिफ्ट वालों को सिर्फ दिन में ड्यूटी करनी है, उसमें भी बीच में 1-1.5 घंटे का लंच हो जाता है उनका। शाम को 5:30 बजे फ्री, सुबह 7:30 बजे जाओ, बीच में 1-1.5 घंटे का लंच। और हर संडे जनरल शिफ्ट वालों को ऑफ मिलता है। लेकिन जनरल शिफ्ट मिलती किसको है? बॉक्स में रहो तो आपको मिलेगी जनरल शिफ्ट, तो आपको बिठा देंगे ऑफिस में, तो फिर आपको ड्यूटी नहीं करनी, आपको ऑफिस में रहना है। क्लरिकल काम या जैसे राइटर का या जैसे कोई भी काम हो गया, एडम सेक्शन में बिठा दिया या कहीं भी बिठा दिया, आपको ऑफिस मतलब क्लरिकल काम करना है। तो फिर आपको हर संडे भी छुट्टी मिलेगी और फैमिली टाइम भी मिलेगा। लेकिन वो भी डिपेंड करता है यूनिट कमांडर पे और सीनियर्स पे और यूनिट के माहौल पे। तो और ये भी चेंज स्विच होता रहता है, कभी जनरल शिफ्ट, कभी किसी को जनरल शिफ्ट से हटा के शिफ्ट ड्यूटी में लगा दिया, कभी शिफ्ट ड्यूटी से जनरल शिफ्ट में लगा दिया। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। प्लस कभी भी कहीं भी टेम्परेरी ड्यूटी भेज देते हैं कि कभी भी भेज सकते हैं आपको टेम्परेरी ड्यूटी कहीं पे भी, कि जैसे कहीं भी इलेक्शन हो गए या कहीं भी कुछ इमरजेंसी आ गई। जैसे अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, जम्मू इलेक्शंस हुए थे, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होते हैं, कभी पंजाब इलेक्शन, हरियाणा इलेक्शन, ये जो छोटे मोटे कुछ ना कुछ होते रहते हैं। कभी कोई और ज्वेलरी शोज होते हैं या कहीं भी इमरजेंसी होती है, XYZ कुछ भी हो सकती है। तो उसमें जैसे बाकी फोर्सेस को भी बुलाते हैं, CRP, BSF, इन सबको, तो CSF को भी बुलाते हैं। तो आपको ऑन द स्पॉट, मतलब आप ड्यूटी कर रहे हो अभी,
2 घंटे में आपकी ड्यूटी खत्म होगी, आप सोच रहे हो कि अब मैं 2 घंटे बाद ड्यूटी खत्म होगी और मैं घर जाऊंगा, लेकिन उसी टाइम 2 घंटे पहले ऑर्डर निकालेंगे कि इस बंदे को छत्तीसगढ़ भेज दो, भिलाई छत्तीसगढ़ भेज दो, कहीं भी, या पंजाब भेज दो, राजस्थान भेज दो, इसको जम्मू भेज दो। मतलब ऑन द स्पॉट ऐसे है कि आपको कहीं भी टेम्परेरी ड्यूटी भेज देंगे और आपको जाना पड़ेगा, आप उसके लिए मना नहीं कर सकते। और कोर्स होगा कम से कम भी 2 महीने 3 महीने का, आप मना नहीं कर सकते, आपको उस कोर्स में जाना ही पड़ेगा। फैमिली बच्चे वो अपने आप मैनेज होंगे जैसे भी होंगे, लेकिन आपको 2-3 महीने अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। तो जब ये सिचुएशंस आती है तब बंदा सोचता है कि यार मैंने जॉब ज्वाइन की थी फैमिली के लिए, अब अगर मैं फैमिली को ही टाइम नहीं दे पा रहा हूँ तो फिर मैं जॉब का करूँ क्या। मतलब ये तो बस ये हो गया कि पैसे कमाओ और फैमिली को दो और बस भूल जाओ, फिर खुद फैमिली को देने के लिए टाइम ही नहीं। तो मेरे केस में क्या था कि हमारा यूनिट कमांडर जो थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत 100,000 लोगों में कोई एक ऐसा होता है यूनिट कमांडर जो इतना अंडरस्टैंडिंग होता है कि वो ये अपने आप को, मतलब एक होता है ना कि सुपीरियर समझना या ऑफिसर है हम, तो ऐसा कुछ नहीं। कांस्टेबल्स भी उनसे खुल के बात कर सकते थे, अपना पॉइंट रख सकते थे, वो उनको कंसिडर करते थे, हेल्प करते थे, जितना हो सके उनको वेलफेयर भी देते थे। तो उस टाइम पे तो मेरे को छुट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और शायद यही एक रीज़न है क्योंकि CISF से निकलना तो 80% लोग सब चाहते हैं, सब दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। जब कोई भी बंदा CISF ज्वाइन करता है, करने के 6 महीने बाद ही उसे रियलिटी पता चल जाती है, वो फिर से किताबें उठा लेता है और तैयारी शुरू कर देता है। मेरे साथ भी सेम वही हुआ। जब मैंने देखा कि अंदर क्या सिचुएशन है, बाहर से मैं कुछ और सोच के आया था लेकिन अंदर सिनेरियो बिल्कुल ही अलग है, मैंने फिर से बुक्स खरीदी, तैयारी शुरू की। जॉब के साथ साथ तैयारी करना पहले से ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि पहले जॉब से पहले मैं 24 घंटे पढ़ता था, लाइब्रेरी जाता था, सोता था और लाइब्रेरी, बस 2 ही काम थे, सोना, खाना पीना, लाइब्रेरी जाना। लेकिन अब मुझे जॉब भी करनी है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे की जॉब हो जाती है, कई बार 12-12 घंटे। मतलब शाम को 6 बजे जाऊंगा और सुबह के 6 बजे तक 12 घंटे भी ड्यूटी हुई है और पूरे महीने चलिए कंटिन्यूस। उसके साथ साथ भी पढ़ाई की है और प्लस यूनिट कमांडर अच्छे थे तो छुट्टी भी टाइम पे मिली है। तो बस यही एक रीज़न है कि मैं CISF से निकल पाया, एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और ऐसे ही एक उनसे पहले यूनिट कमांडर थे, जब मैं यूनिट में नया नया आया था तो शायद मुझे 2 हफ्ते ही हुए थे और मैंने लीव भरी, उन्होंने मेरी लीव रिजेक्ट कर दी। और उसमें रीज़न क्या लिखा उन्होंने कि कोई भी मतलब ऑफिसर XYZ ऑफिसर हमारे यूनिट में आ रहे हैं, उनकी विजिट है, इंस्पेक्शन है, इसीलिए हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते, उनके इंस्पेक्शन के बाद आप छुट्टी भरना। और मेरा छुट्टी का रीज़न क्या था कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, मदर्स हेल्थ ट्रीटमेंट, उनकी तबीयत ख़राब है, उनका इलाज चल रहा है गाँव में और इसीलिए मुझे छुट्टी जाना है इमरजेंसी। और मुझे, मेरे माइंड में ये था कि यार ये तो मतलब बहुत बेसिक चीज़ है, नॉर्मल। अगर किसी ह्यूमन ग्राउंड पे भी अगर आप देखो तो किसी की अगर माँ की तबीयत ख़राब है, वो बोल रहा है कि ऐसे ऐसे सर तबीयत ख़राब है, आप चाहो तो कॉल कर लो, वीडियो कॉल कर लो, वो सामने वाले बंदे के इमोशंस नहीं समझते। ये मम्मी की तबीयत ख़राब है, मुझे घर जाना है और मैं जस्ट ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकला हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो जस्ट ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकला, यूनिट में आया, मेरे को 15 दिन हुए हैं। वो मुझे क्या पूछ रहे हैं कि आपकी मम्मी की तबीयत कैसे ख़राब है, क्या हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उसके डॉक्यूमेंट लेके आओ, प्लस क्या उनकी मेडिसिन चल रही हैं वो डॉक्यूमेंट लेके आओ। और मेरी ट्रेन की टिकट कंफर्म है, मेरे हाथ में मेरा बैग है, मैंने बैग पैक कर लिया, ऑटो मैंने बुला ली, ऑटो बाहर गेट पे खड़ी है और उन्होंने क्या बोला कि आप नहीं जा सकते छुट्टी, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, चाहे मैं सुबह फ्लाइट से जाऊं और रात को फ्लाइट से आऊं, मेरे को अपने घर जाके बस मेरे को अपनी मॉम से मिल के आना है। और इसमें भी उनको ये है कि आराम से ऐसे बैठे हैं चेयर पे नेता बन के, सामने मैं खड़ा हूँ यूनिफॉर्म पहन के, तो उनको ग्रीट करो, उसके बाद
वो आराम से पूछेंगे। वहाँ पर बिल्कुल ऐसा मतलब सिचुएशन चल रही है कि बिल्कुल डिक्टेटरशिप है, कि हिटलर बैठा है और वो पूछ रहा है क्यों चाहिए छुट्टी, मम्मी की तबीयत खराब है, क्या हुआ है उन्हें, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कब से तबीयत खराब है, किस हॉस्पिटल में दिखाया, कब हुई तबीयत खराब। और ये सब पूछने के बाद भी वो क्या बोलेंगे कि तो घर में आपके पापा और आपके भाई तो है ना, वो संभाल लेंगे उनको, आपको क्यों जाना है। मतलब ये स्टेटमेंट सुन के कोई बंदा क्या सोचेगा कि यार ये क्या इंसान है। मेरा भाई है, मेरे पापा हैं, वो अपना फर्ज निभाएंगे। अगर मेरी माँ की तबीयत खराब है तो मैं जाऊंगा ना मेरे भाई, या मैं कहूँगा ठीक है भाई तू संभाल ले, कुछ होगा तो मुझे बता देना। मैं ये थोड़ी बोलूँगा अपने भाई को कि भाई मम्मी की तबीयत खराब है तू देख ले अपने आप, मैं क्या करूँगा आके। मतलब उनके ये वर्डिंग्स थे कि आप क्या करोगे जाके, आपका भाई है ना वहाँ घर पे, वो संभाल लेगा। और मेरी छुट्टी रिजेक्ट कर दी। और उस दिन मुझे लगा कि यार अगर अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी तो मैं सिंगल हूँ, कल को भगवान ना करे कोई ऐसी इमरजेंसी हो और बंदा इतना मजबूर हो जाता है कि वो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो उस दिन मैंने सोच लिया कि यार CISF से तो निकलना है, चाहे मेरा कहीं और सिलेक्शन हो या ना हो। पढ़ाई की मैंने, लाइब्रेरी ज्वाइन की, और फिर मैंने फॉर्म्स भरे, NOC ली, प्रॉपर एग्ज़ाम्स के लिए गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया, और प्रॉपर टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके मैंने CISF को छोड़ा। अब आप ये मत सोचो कि मैंने सिर्फ CISF की बुराई की या नेगेटिव चीज़ें की, बताइए आप लोगों को। सीन क्या है कि अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, सपोज मेरे पास कोई भी जॉब नहीं थी, तब मैं ये सोचता था कि यार बस एक जॉब मिल जाए, एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे CISF की जॉब मिली, मैं बहुत खुश हुआ, CISF में गया, बहुत रिस्पेक्ट भी मिली। लेकिन एक होता है ना कि CISF की लाइफ क्या है, जो बंदा जॉब कर रहा है वो सिर्फ स्ट्रगल करेगा। माँ बाप हो गए, बच्चे हो गए, वाइफ हो गई, उनकी लाइफ नॉर्मल चलेगी कि हाँ भाई अच्छी सैलरी आ रही है, ये सब कर रहा है। लेकिन अकेला बंदा, इंडिविजुअल भी तो कुछ लाइफ होती है। मतलब मैं अपनी पूरी लाइफ कैसे सेक्रीफाइस कर दूं। बेशक मेरी फैमिली है ठीक है, लेकिन वो अपनी लाइफ जिएंगे, मैं अपनी लाइफ जीऊँगा। तो फिर मेरे को ये था कि यार यहाँ से निकलना है, चाहे मुझे जो करना पड़े। 2 साल 3 साल के ऐसे 60 साल तक, रिटायरमेंट तक पिसना ये वर्थ नहीं होगा। तो ये तो मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर था कि मुझे CISF छोड़नी है, क्योंकि बंदा इतना परेशान हो जाता। तो उस टाइम पे फिर मैंने डिसाइड किया कि यार ऐसे सिनेरियो में या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में तो मैं नहीं रह सकता। तो बस ज़्यादा किसी को कुछ बोलना नहीं है, अपना चुपचाप ड्यूटी करूँगा। ड्यूटी के अलावा जो भी पर्सनल टाइम मिलता है उसमें पढ़ाई करूँगा। आज कल परसों नरसों कभी ना कभी तो ऐसा होगा, 1 साल 2 साल, मेरे को कितना भी टाइम लगे, कि कोई एग्ज़ाम क्लियर होगा या फिर मैं CISF से निकलूँगा। तो बस मैंने अपना सारा फोकस पढ़ाई पे लगाया, फॉर्म्स भरे, प्रॉपर NOC ली, तैयारी की, और मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने CISF छोड़ दी। और अभी मैं जिसमें जॉब में हूँ, CPWD में एज अ असिस्टेंट AD, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और मतलब मैं इतना खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ। हर सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, सुबह 10 बजे जाओ आराम से, शाम को 5:30-6 बजे तक वापस घर आ जाओ। प्लस सैटरडे संडे के अलावा जो 5 डेज है उसमें भी गवर्नमेंट हॉलीडेज, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, कुछ भी आ गए त्यौहार, उसमें भी ऑफ मिलता है। तो पर्सनल टाइम बहुत है, फैमिली टाइम बहुत है, कहीं भी जा सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक फ्रीडम है जो कि शायद किसी और फोर्सेस में, चाहे CRP, BSF या CISF हो, उनमें वो फील ही नहीं होती। आप लोगों के लिए नॉर्मल लगेगा क्योंकि आप बाहर से देख रहे हो, पर एज अ पार्ट अगर आप उस फोर्स में जाओगे, किसी भी पोस्ट पे जाओ, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, तब आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ है। तो बस यही कुछ रीज़न्स थे जिनकी वजह से मैंने CISF छोड़ी, और मैंने साथ साथ तैयारी की। अभी भी मैं और तैयारी कर रहा हूँ आगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है कि कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि टाइम तो सबके पास उतना ही होता है,
बुक्स भी आज के टाइम पे सबको पता है कि हमें कौन सी बुक्स फॉलो करनी है या किस टीचर से पढ़ना है। जो मेन है गगन प्रताप, राकेश यादव, या इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए नीतू सिंह मैम है, या बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। लेकिन मेन है टाइम मैनेजमेंट। हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। मतलब मैंने जो तैयारी की, मैंने उसमें यही चीज़ देखी कि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जीएस को सबसे ज़्यादा टाइम देना है, मैथ्स को कितना देना है, मेरे वीक एरियाज़ क्या है, हर चीज़ प्रॉपर कैलकुलेट करके नोट्स बना के तब तैयारी करेंगे, तब श्योर सिलेक्शन होगा। अगर ऐसे ही कोई भी बुक्स पढ़ते रहेंगे रैंडमली बिना किसी एक शेड्यूल के या ऐसे ही पढ़ेंगे तो फिर चांसेस कम। बाकी गाइस, अगर आपको और भी कोई जेन्युइन गाइडेंस चाहिए या कोई भी क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगा। आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने इतने एग्ज़ाम्स निकाले हैं तो कुछ तो होगा। एक पैटर्न है कि अगर हम उसी तरीके से तैयारी करेंगे स्टेप बाय स्टेप, 6 महीने 8 महीने का टाइम लेके प्रॉपर टाइम टेबल बना के, नोट्स बना के, तो एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा।